नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां लेखक गांव में आज से स्पर्श हिमालय महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में देश विदेश से आई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया और जिसमें जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ साथ आचार्य बालकृष्ण, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति शामिल रहे। बताते चले कि सभी अतिथियों ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महर्षि धन्वंतरी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लेखक गांव की आध्यात्मिक ऊर्जा की सराहना करते हुए इसे प्रेरणा और शांति का स्रोत बताया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लेखक गांव भारतीयता की आत्मा को सहेजना और वैश्विक स्तर पर फैलाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में आज मैं लेखक गांव में आया हूं। मैं समझता हूं कि मेरे लिए एक तरीके से इतने रोज जिंदगी में हम लोग बिजी रहते हैं, आज आता ये हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे लिए बहुत ही सुखी और शांति का दिन है। बहुत खूबसूरत परिसर है। आदरणीय निशंक जी ने प्रयास करके उनके टीम के साथ ये गांव बसाया है। यहाँ उत्तराखंड का भविष्य को लेकर के अच्छा विचार के साथ युवाओं को आगे ले जाने के लिए सोच के साथ में यह स्पर्श हिमालय का यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ धर्म गुरु और राजनीतिक क्षेत्र से लेखक, कलाकार, समाज में अनेक क्षेत्र में काम करने वाले जो चर्चित लोग हैं, सब देश भर से आए हैं। और इतना बड़ा समूह एक जगह में एक सोच के साथ आना, इसमें विचार को आदान प्रदान होगा। बहुत ही सकारात्मक इसका नतीजा निकलेगा। मुझे यहाँ आने का मौका मिला तो मुझे लगा कि और कम से कम एक दिन यहाँ रहना चाहिए। आज तो मैं वापस जा रहा हूँ और यहाँ 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आना सही नहीं है। पुस्तक आदरणीय निशंक जी अगर साथ देंगे तो कभी भविष्य में यहीं बैठ करके पुस्तक लिखेंगे तो उसका बहुत अच्छा इसका नतीजा अच्छा होगा, अच्छा सोच के साथ में। लेकिन जो भी कहो, मैं मानता हूँ कि हर एक भारतीय को और दुनिया से भी जो लोग आए एक बार यहाँ आके देखना चाहिए। ये अटल जी का सोच से प्रेरणा लेते हुए निशंक जी और उसके टीम ने ये बनाया गया गांव है लेखक गांव। और ये बहुत अलग किस्म का गांव है। ये है तो लेखक गांव, लेकिन और भी विचार के लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले यहाँ आकर के संगम की तरह यहाँ अपना विचार को रखते हैं। फिर देश के लिए उसको हम आगे कैसे क्रियान्वित करेंगे, उस सोच को, इसका भी दिशा मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बधाई देता हूँ इतना खूबसूरत कार्यक्रम बनाया है और मुझे भी आमंत्रित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया, जो आपको बता दें कि राष्ट्रपति का भव्य स्वागत भी किया गया। तो वहीं उनके संबोधन से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, सीएम पुष्कर सिंह धामी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए आपको बताते चले कि उन्हें फूलगुच्छ भी भेंट किया गया। और जहाँ राष्ट्रपति ने राज्य के में पास में किए गए महत्वपूर्ण विधेयकों जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, नकल विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून की सराहना की। उन्होंने उत्तराखंड के 25 सालों के विकास की चर्चा करते हुए साक्षरता और महिला शिक्षा में वृद्धि को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड
इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। जी बिल्कुल। आज हम लोग अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि भारत की प्रथम नागरिक जो हैं और हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची थी और उन्होंने हमारे सदन को संबोधित किया। एक नई ऊर्जा के साथ हमने उनको सुना और बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। वो जब पहुंची हम लोगों को एक प्रोसेशन में अपने सदन में लेकर आए। मेरे स्वागत भाषण के बाद एलओपी साहब का स्वागत भाषण हुआ, फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भाषण हुआ, राज्यपाल महोदय ने भी उनका स्वागत किया और उसके बाद फिर हमने अपनी जो हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं उनका संबोधन सुना। बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। साथ ही साथ बीच में उनकी आदेश से उनकी परमिशन लेने के बाद हमने कुछ स्मृति चिन्ह उनको दिए। पहला एक छोटा सा शॉल या स्टोल कहिए था जिसमें हमने ब्रह्म कमल, हमारे पद्मश्री हैं जयप्रकाश पेंटर हैं, उनसे बनवाए थे वो ब्रह्म कमल। मैं बताना चाह रही थी कि ये ब्रह्म कमल हमारे लिए कितना पवित्र फूल है। स्टेट फ्लावर तो है ही लेकिन पवित्र भी हम इसको बहुत मानते हैं। उसके बाद आपने जैसे देखा हमने रम्माण का एक मुखौटा उनको दिया और बताया उनको कि ये हमारे चमोली जिले में इसका खेल होता है, नाट्य किया जाता है और हमारी धरोहर है। देखिए, सबसे पहले मैं उत्तराखंड वासियों को अपने उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर यानी रजत जयंती पर बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और अपने उन शहीदों को नमन कर रहा हूँ जिनके शहादत के दम पे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन कर रहा हूँ जिनके नाते या जिनके आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य बना। और हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे यहाँ की विशेष सत्र में, विधानसभा के विशेष सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में, यहाँ की देवभूमि के बारे में, यहाँ की महिलाओं के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जो बात की है वो वास्तव में हमारे लिए पाथे का काम करेगा। उन्होंने विधायक के रूप में भी अपने अनुभव साझा किए हैं। हम लोग चूँकि विधायक हैं, विधायक के रूप में उन्होंने अपना जब अनुभव साझा किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम जनता की सेवा कर सकते हैं, विधायिका बना सकते हैं, विधेयक बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत पाथे का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से महामहिम राष्ट्रपति का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इससे पहले भी प्रणब मुखर्जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं राष्ट्रपति के रूप में, तो हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण था, सौभाग्यशाली क्षण था। मैं उनका इस उत्तराखंड की पावन धरती से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, हम सब उत्तराखंड वासी आज 25वें वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं। राज्य की स्थापना 9 नवंबर और ये प्रश्न है कि क्या खोया क्या पाया। इन 25 वर्षों में राज्य किस दशा और किस दिशा में गया, ये सब सवाल है और निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने कि श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। जो मुद्दा था राज्य निर्माण के पीछे, जो अवधारणा थी, पलायन मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, शिक्षा, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की दरकार और असंतुलित विकास, अवस्थापना नहीं। तो इन मुद्दों को उस सरकार ने श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई। औद्योगिक जाल, उद्योगों का जाल बुना, चाहे पन्नगर हो, चाहे सेलाकुई हो, चाहे भादराबाद हो, चाहे कोटद्वार हो, तो और लाखों नौजवानों को रोजगार मिला।
अब खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर सोमवार को जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। और अब तक आपको बता दें कि कुल शिकायतें जो है वो 60 दर्ज की गई और जिसमें जल निकासी, रास्ते पर अतिक्रमण और खेतों के साथ साथ चक रोड से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रही। बताते चले कि डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतकर्ताओं से संवाद कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं और साथ ही सीएम हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज लंबित शिकायतों को भी समीक्षा की गई और जिसमें पाया गया कि कुछ विभागों में 36 दिन से अधिक पुरानी शिकायतें अभी भी लंबित हैं और जहां जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारी इसे गंभीरता और पारदर्शिता के साथ हल करें। देखिए, आज सोमवार को प्रत्येक सप्ताह की तरह जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभी तक 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें विभिन्न विभागों की शिकायतें आई थी, जिसमें कि कुछ जल निकासी को लेकर थी, कुछ रास्ते पर अतिक्रमण या उनके खेत पर या चक रोड आदि पर अतिक्रमण को लेकर थी। और इसमें विभिन्न जो विभागीय अधिकारी थे, उनको मौके पर ही शिकायतकर्ता से वार्ता कराकर उसका समाधान करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी आज रिव्यू किया गया है और इसमें कुछ विभाग है जिनके पास 36 दिन से अधिक शिकायतें लंबित थी। उन विभागों को भी चेतावनी दी गई है कि वो तत्काल पुरानी शिकायतों को शिकायतकर्ता से वार्ता करके उसका निस्तारण करें। खबर लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। खबर उधम से ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उधम सिंह नगर के जशपुर से है, जहां आज खंड विकास कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख अनूप कौर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बताते चले कि इस बैठक में क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए और जहां बैठक में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल निगम के साथ साथ कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जहां ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को विभागों के सामने रखा और जिसमें स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसी प्रमुख समस्याएं रही। और उसके बाद साफ होता है, कहाँ का है मुझे दिखवा दूंगा और लेके 1063 कनेक्शन दे रही थी यहाँ पर हमारे प्लांट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उधम सिंह नगर से ही है, जहां पर जशपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में रास्ते को लेकर विवाद हुआ और आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोगों ने 15 साल पुराने रास्ते की दीवार बना दी थी और जो कि कब्रिस्तान तक जाती थी। बता दें कि इस पर वार्ड 14 के सभासद अलाउद्दीन ने उप जिलाधिकारी से शिकायत की थी और जिसके बाद नगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए दीवार हटा दी है। बताते चलें कि सभासद अलाउद्दीन ने यह भी जानकारी दी है कि यह रास्ता कब्रिस्तान के लिए था और अब नगरपालिका ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही रास्ते का निर्माण भी कराया जाएगा। तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने कहा है कि विवाद में एक पक्ष रास्ते का निर्माण नहीं चाहता था, तो जबकि दूसरा पक्ष सड़क निर्माण की मांग कर रहा था। उन्होंने बताया कि नगरपालिका के द्वारा रास्ते का निर्माण पास कर दिया गया है और जो जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ये एफआरआई का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष भव्यता और आध्यात्मिक आभा का विशेष रूप से समावेश हुआ है और जहां कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अश्वानंद गिरी महाराज उपस्थित रहे, तो वहीं एक नई ऊर्जा के साथ उनकी ओर से संचार भी किया गया। बता दें कि आयुर्वेद और संस्कृति के संरक्षण पर आचार्य बालकृष्ण ने अपना विशेष संदेश दिया और जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लेखक गांव में पहुंचकर हिमालय को हमारी पहचान और प्रेरणा का स्रोत बताया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित ऑटो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के 13 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बाद नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया और जहां कर्मचारियों का आरोप है कि नए ठेकेदार ने उनकी जगह नए लोग नियुक्त करिए और जहां पर पुनः नियुक्ति की मांग उनसे 80,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। बता दें कि इस अन्याय के खिलाफ सभी प्रभावित कर्मचारी फैक्ट्री गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां आंदोलन को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार और युवा इंटक प्रवेश अध्यक्ष पंकज सिंह क्षेत्री ने समर्थन दिया है। बता दें कि अनिल कुमार ने ठेकेदारी प्रथा को उत्तराखंड के युवाओं का शोषण बताया, तो जबकि युवा इंटक प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य की सरकारों के ऊपर हमला बोलते हुए उन्हें आड़े हाथ लिया और जहां आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदारी प्रणाली के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चकुटिया में शुरू हुई ऑपरेशन स्वास्थ्य यात्रा आज डोईवाला पहुंची और जहां शाम तक वे देहरादून पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को इस पैदल यात्रा की शुरुआत हुई थी और जिसका नेतृत्व पूर्व सैनिक भुवन कठेत के द्वारा हाट के पूर्व विधायक और पुष्पेट त्रिपाठी के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि यूकेडी के युवा नेता आशीष नेगी भी जो है वो इसमें शामिल हैं और जहां यात्रा का उद्देश्य है राज्य के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के हालातों को उजागर करना है। जहां नेताओं का कहना है कि राज्य आज अपने 25वीं स्थापना जयंती मना रहा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की जनता अब भी स्वास्थ्य सेवा और अन्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य सेवा के अभाव में लोग जान गंवा रहे हैं, तो जबकि सरकार अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है और जहां यात्राओं के नेतृत्वकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे आंदोलन को और भी तेज करेंगे। हमारी ये यात्रा एक नागरिक के प्रथम मौलिक अधिकार के लिए स्वास्थ्य, उसके लिए जन जागरण और चेताने के लिए हम अभी आपके शहर से निकल रहे हैं। आज रात्रि विश्राम हमारा गांधी पार्क में होगा। कल प्रातः 10 बजे हम गांधी पार्क से माननीय मुख्यमंत्री आवास की तरफ को जाएंगे और उनको बताएंगे, उनको जताएंगे कि आप अपने कर्तव्य से जो है पीछे हो रहे हैं, अपने कर्तव्य को पहचाने। उत्तराखंड के मूल निवासी को उसका प्रथम मौलिक अधिकार एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा आप कैसे देंगे वो हमें बताइए। इसी के लिए हम आज जा रहे हैं और सभी उत्तराखंड के मूल निवासियों से निवेदन है कि केवल उत्तराखंडी बन के पहाड़ी बन के आए, और पहाड़ी का मतलब गढ़वाली कुमाऊनी नहीं, पहाड़ी का मतलब जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो सब पहाड़ी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन पर सरकार अपनी उपलब्धियां बता दे, स्थापना दिवस धूमधाम से मनाए, नहीं तो ये नाटक नौटंकियां करना बंद करे। अस्पताल खाली है, रोजगार के लिए नौजवान सड़कों पर है, स्कूल सरकारें खुद बंद कर रही हैं 25 सालों में, फिर क्यों ये नौटंकी कर रहे हैं स्थापना दिवस मना करके हजारों करोड़ रुपया फूकने का। सरकार को जगाने के लिए है, जनता को साथ लाने के लिए है। अपने हक की लड़ाई लड़िए, सड़कों पर आइए, जैसे पहले राज्य बनाने के लिए लड़े थे इस राज्य को बचाने के लिए लड़ते हैं। आइए मिलकर कुछ करते हैं। धन्यवाद। ये पदयात्राएं अनवरत चलेंगी। मैंने कहा आपसे 25 साल 3 सवाल, इनकी उपलब्धियां सरकार बता दे, या तो इनको ठीक करने की दिशा में काम करे, नहीं तो फिर हम करके दिखाएंगे। स्वास्थ्य के लिए ऐसे दर बदर भटक रहे हैं, तो आप देखिए एक मौलिक अधिकार के लिए भी अगर इतना पदयात्रा करनी पड़े, और ये कोई दिखावा नहीं है, ये सच्चाई है पहाड़ की। हमारे लोग रास्तों में दम तोड़ते हैं, तो वो चेतना को, उस दर्द को समझकर हम पदयात्रा पर निकले हैं कि सरकार चेते अपने लोगों के लिए, ये देखे कि आखिर 25 वर्षों में आपने किया क्या है। अभी भी समय है, स्वास्थ्य नीतियों में आप सुधार करिए, डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाइए। रूरल एरिया में डॉक्टर तभी जाएगा जब उसका मानदेय बढ़ेगा, जब उसके लिए डीएम आवास की तरह व्यवस्थाएं होंगी। उससे पहले नीतियों में यदि बदलाव नहीं हुआ तो 10 की 10 स्थिति रहेगी। प्राइवेट अस्पताल का रेवेन्यू जो है बढ़ता रहेगा, सरकारी अस्पताल रेफर सेंटर बन के रहेंगे और हमारे लोग सड़कों पर मरेंगे। इससे बेहतर है कि हम पैदल चल के उस यात्रा के माध्यम से जन जागृति करें, सरकार की चेतना जागृत करें कि आपके ही लोग हैं, आपको सुनकर भेजा है, आप कोई तानाशाह नहीं है, जनता ने प्यार दिया है आपको, उनका सम्मान कीजिए, उनके स्वास्थ्य हितों की सुरक्षा कीजिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सितारगंज से है, जहां नानकामता कृषि मंडी ने किसानों की धान की तोल न होने की शिकायत पर किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने यूसीएफ के धान क्रय केंद्रों पर छापेमारी की। बताते चले कि इस दौरान केंद्र संचालक
नदारद मिले तो वहीं जिससे तोल में पूरे तरीके से देरी हो रही है। बता दें कि सूचना मिलने पर यूसीएफ के प्रबंधन में त्रिलोचन पाठक मौके पर पहुंचे हैं और जहां बंद पड़े केंद्रों को खुलवाया गया और जिसके बाद तोल प्रक्रिया को शुरू किया गया। बता दें कि राजपाल सिंह ने यह भी कहा कि कुछ दलाल और राइस मिल्स के सरकार की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को धान खरीद की लिस्ट भी दिखाई और जिसमें 2 लाख से अधिक कुंटल जो धान है उसका नानकमता मंडी में खरीदा जा चुका है और जहां भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि राइस मिल के एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गोयल ने इस पर कहा कि नानकमता क्षेत्र में 39 सेंटरों का पोर्टल समाप्त हो गया है और किसानों के 40% धान का खाता अब तक भी नहीं हुआ है और उन्होंने पोर्टल बढ़ाने की भी अपील की। जितना पोर्टल देखिए हमारे तो तोल भी चालू हो गई, यही हमारा काम है। तोल बंद क्यों थी ये हमने कारण पूछा, इंचार्ज नहीं था लेकिन सहायक था। भाई सहायक, अगर आप इंचार्ज नहीं है सहायक है तो सहायक तोल क्यों नहीं करवा रहा? तोल रोकी हुई थी लगभग उस क्रय केंद्र पर जो यूसीएफ का क्रय केंद्र है उस पर 7-8 किसानों को धान अभी तोल सकता है, जो लिमिट उनकी बकाया है। बाकी लिमिट आज बढ़ने के चांसेस हैं। तो मैंने कहा जितनी लिमिट मुझे वो तो धान तोलिए। पिछले 8 दिन से 10 दिन से 7 दिन से किसान यहाँ बैठा वेट कर रहा है कि मेरा धान तुले, तो आप धान क्यों नहीं तोल रहे? देखिए अब तत्काल धान की तुलाई शुरू होगी आपके साथ। ये हमारा काम है, इसी काम के लिए सरकार ने हमें दायित्व दिया है, ये काम करना है। समस्या नहीं है एक्चुअली में पोर्टल 4900 मैक्सिमम एक उसको दिया गया है। अधिकांश जगह पोर्टल ख़त्म होने की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पोर्टल बचा हुआ है वहाँ हमने सारे सेंटर इंचार्जों को कह दिया है कि वह पूरी तोल कराए, पूरा जितना पोर्टल बचा है उसकी पूरी तरह तोल कराए। बाकी अगर जो माननीय मंत्री जी ने अभी संज्ञान लिया है उनकी बात की पूरी विधिवत जाँच की जाएगी। पूरी प्रबंध निदेशक महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसकी पूरी जांच करवाएं। हाँ, उसका आज दिन का वेतन कटेगा। अभी मैंने उससे बात करी, सेंटर इंचार्ज का कहना है कि उनकी माताजी हल्द्वानी सुशीला में भर्ती हैं, वो वहाँ पर है। ऐसा कुछ कांटों पे जो सरकारी पीसीओ के कांटे हैं और उनके कांटे हैं मंडी के अंदर, उन पे पोर्टल होने के पश्चात भी नहीं तोला जा रहा था। हमारी संज्ञान में आया, हम लोग राज्य मंत्री जी पहुंचे तो एसएमओ साहब का फ़ोन आया, हम लोग भी तुरंत पहुंचे और वहां सुचारू रूप से तोल शुरू करवाई हमने। और सब में जो विषय है कि यहाँ पे 39 सेंटर हैं, 39 सेंटरों में पोर्टल ख़त्म हो गया है। तो हम लोग एक निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनसे कि इस बार पोर्टल बढ़ाया जाए। मिलर्स का पोर्टल 100% पेमेंट के चक्कर में इन्होंने रोक रखा है। आरएफसी महोदय ने, नए आरएफसी महोदय आए हैं, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि हम लोगों का पोर्टल बढ़ाया जाए। हम किसान का जो 40% माल बच गया है वो लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। किसान हमारे में, किसान में कोई मतभेद नहीं है। हम पूरी तरीके से, हमारी सितारगंज, खटीमा, नानकमता ये उपजाऊ मंडियां हैं, ये पूरी तरीके से 100% किसान का माल लेगी, ये वचनबद्ध है। मैं संरक्षक होने के नाते कहता हूँ, अगर हमारा पोर्टल बढ़ता नहीं है और हम लोगों को उसमें नहीं, तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और किसान के साथ पूरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि किसान हमारा जो वो है वो किसान ही है, अन्नदाता। तो हम किसान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।